You are currently the only person in this conference. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए अभी तक। उन्नति, आपने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? सर कनक, कल नहीं किया था, अभी मैं ट्राई कर रही कनक आपने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? हूँ। सर थोड़ा सा ही पार्ट बचे उस क्वेश्चन का। ओके।
तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर बार वर्क करने वाला है कि जब भी कोई एक सिमेट्रिकल फिगर है और उसमें कोई हमने कैविटी क्रिएट की, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम कैविटी को फिल कर दें। ये जो कैविटी है ये हम लोग इसको फिल कर दें और एक कंप्लीट स्फीयर इसको बना दें। तो जैसे मैं फर्स्ट वाला जो आंसर है इसको, मतलब इस केस के लिए ये फर्स्ट वाला जो मास है m, इस पर फोर्स निकालने की सोच रहा हूं। देखो आंसर तो वैसे हम लोग के पास है, बट फिर भी चेक भी हो जाएगा कि आंसर सही है नहीं। तो F1 जब हम लोग इस कैविटी को फिल कर देंगे तो वापस से इस पूरे स्फीयर का जो मास है वो कैप्ट वो हमारा कैपिटल M हो जाएगा। ये हमारा कैपिटल M कट करने से पहले इसका मास है था। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इफ यू सी द सेपरेशन, तो ये रेडियस r/2 है और ये हमारा r है। तो यहाँ से यहाँ सेंटर से ये हमारा 2r डिस्टेंस होगा। एक सॉलिड स्फीयर से ये जो डिस्टेंस है वो 2r है। g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। और अगर डायरेक्शन भी देख लें F1 का, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो ये F1 हमारा ऐसा लगे F1। अब इसमें हमने F2 का मतलब ये जो कैविटी है, सिर्फ इसी के कारण हमको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो कैविटी का मास कितना है वो भी निकाल लेना चाहिए। ये जो m डैश, हाँ बताइए। मैंने कुछ बोल रहे हो? तो मेरा दोनों इसका आंसर आ गया है। अच्छा अच्छा, दोनों आंसर सेम है। हाँ। बढ़िया। तो ये m डैश मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो कैविटी में कितना मास है, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी हम लोग काउंट करते हैं। तो इस स्फीयर की डेंसिटी अगर देखा जाए तो m डिवाइड बाई 4/3 पाई r/3, ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी। पूरे स्फीयर का मास डिवाइड बाई पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। अब ये छोटा जो कैविटी वाला स्फीयर है, इसका रेडियस है r/2, तो इसका मास हमने जो m डैश एज्यूम किया है वो m डैश कैसे निकलेगा? तो m डैश को क्या करेंगे, 4/3 पाई r/2, that is the radius whole cube, whole multiplied with rho, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा r/8। इसका शॉर्टकट भी है, इतना सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहली बार में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार कर लो सब लोग। देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट ये होता है कि जैसा फिगर है, फॉर एग्जांपल लीनियर फिगर है, तो उसमें मास जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर कोई एरियल फिगर है जैसे डिस्क, उसमें मास जो होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया मतलब r²। और अगर वो 3D ऑब्जेक्ट हो, जैसे इस केस में स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब r³ के। तो डायरेक्टली भी हम m/m डैश करके r/r1/r2 का होल क्यूब ऐसे करके भी निकाल सकते थे। ये डेंसिटी एकदम से निकाल के और ये वैल्यू निकालना, दैट इज m/8, ये कोई जरूरी नहीं था। तुम डायरेक्टली इसको अगर शॉर्टकट करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते थे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। 3D ऑब्जेक्ट के लिए यही बात है।
रेडियस के क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, तो कैपिटल एम बाई एम डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई आर बाई 2 का होल क्यूब। अब देखोगे तुम डायरेक्टली यहां से एम डैश एम बाई 8 ये निकाल लोगे, इतना सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जब आप लगातार क्वेश्चन वगैरह करते हो तो धीरे धीरे रियलाइज होने लगती हैं। पहली बार में क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब तो उस कैविटी का मास आ चुका है, और ये जो F1 फोर्स है इसमें तो कैविटी का भी एक्स्ट्रा फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। तो हम कैविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा वो निकालेंगे। तो कैविटी का मास तो निकल चुका। अब देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो ये r है और ये r/2 मतलब 3r/2 डिस्टेंस है। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज g m डैश m डिवाइडेड बाई 3r/2 का होल स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, जैसे g m डैश का वैल्यू है m/8 इंटू m डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 9r² अपॉन 4। अब ये 8 नीचे जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट होके तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा GMM बाई 18r²। ये हो गया F2, और F2 का भी डायरेक्शन इधर ही आएगा, एक्स्ट्रा फोर्स है ये, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स पहले केस का जो फाइनल आंसर है, नेट फोर्स F नेट हमने बताया था सिंपली F1 माइनस F2 कर देंगे, GM², और ये F1 कितना है 4r² है, यू सी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4r² है। तो G M स्मॉल m बाई r², इसको कॉमन कर लिया जाए तो 1/4 माइनस 1/18 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 36 9 माइनस 2 and G capital M small m by r². So 7G capital M small m divided by 36r²। बिल्कुल सही आंसर है ना? सेम आंसर आया, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर बहुत सारा हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, तुम बहुत सारे जगह पर शॉर्टकट लगा सकते थे, जैसे एक तो मास निकालने में लगा सकते थे, फिर बहुत सारे कैलकुलेशन आप मेंटल कर सकते हो, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली अगर हम राइट में जो मास है उसका उसके ऊपर फोर्स निकालें तो हमारा लगभग सारा काम हो चुका है। उसके लिए F1 निकल चुका है, बस F2 निकालना है। कैविटी के कारण गलत बोल रहा है एक्चुअली, F1 भी हमने दोनों तरफ डिस्टेंस सेम लिया था ना, नहीं यहाँ पर r और वहां पर शायद 2r लिया था, ये डिस्टेंस दोनों तरफ अलग अलग लिया था हमने। हाँ ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 2r, नहीं 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 सेम लिया था, सेंटर से डिस्टेंस अलग हुआ था बराबर। तो दोनों तरफ जो स्मॉल m है सेंटर से वो डिस्टेंस इधर भी 2r लिया था, इधर भी 2r लिया था, तो F1 का तो वैल्यू सेम ही आ जाएगा। अब तुमको F2 कैलकुलेट करना है सेकंड क्वेश्चन के लिए। इफ यू try the second part, so F1 is again going to be the same GMM upon 4r², और F2 ये हमको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ये हमारा हो जाएगा GM डैश M अपॉन, और यहाँ पर 2r प्लस r/2, तो बेसिकली 5r/2 हो जाएगा। तो ये हमारा 5r/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर m डैश m/8 होगा, तो GM/8 इंटू m अपॉन 25r², और ये हमारा हो जाएगा 4, तो 8 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 50r²। एक बार देखो ये 50r² होगा,
और फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में है, नेट फोर्स निकालने के लिए माइनस करना होगा क्योंकि F2 एक्स्ट्रा है। तो नेट फोर्स और F नेट जो भी F1 माइनस F2 ये करोगे तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर 1/4 माइनस 1/50, तो ये हमारा हो जाएगा 250 माइनस 4 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर 46/200 23/100, तो 23 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 100 R स्क्वायर। तो एक बार अगर कैलकुलेशन मिनिमाइज करने लगोगे बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चंस काफी सिंपल तरीके से बन जाएंगे। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो कोई भी इस तरह से स्फेरिकल कैविटी के साथ क्वेश्चन पूछ दे तो वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट बाय दिस फैशन। अभी तक हमने ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ तो देख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देख लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके वेरिएशंस देख लिए। अब आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने वाले हैं और वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और क्यों डिफाइन करना पड़ता है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और उसकी फील्ड, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं पहले समझने के लिए। उसके बाद दूसरा टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको आई से डिनोट किया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक एक करके देखते हैं। देखो फील्ड क्या होता है, यहाँ पर हमने जो फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, जो भी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे उसका एक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे ये हमारे जो मासेस हैं या दो चार्जेस हैं, अगर मान लो कि सिर्फ यही मास होता, लेट्स से कैपिटल एम, और ये मास स्मॉल एम नहीं होता, तब तो कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। ये स्मॉल को जैसे हमने लाए स्पेस में किसी भी सेपरेशन पर, डजंट मैटर, तो स्मॉल एम जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। बिकॉज ये एक डिस्टेंस, मतलब ये इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यू कैन सी फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नीडेड। दो मास को, जैसे हम लोग हवा में अगर किसी बॉल को छोड़ देते हैं तो अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उसके लिए अर्थ का और बॉल का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी मास के लिए ये कैसे पता चलेगा कि उसकी विसिनिटी में कोई दूसरा मास है, या फिर कैपिटल एम को कैसे पता चला कि अब हमको इस पर फोर्स लगाना है, एक मास आ चुका है अपने आसपास में। स्मॉल एम को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास सामने एक बड़ा सा मास है जो हमको अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरीके से, क्योंकि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो हमको
इस बात को जस्टिफाई करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरह से अगर दो चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा तो हमने कितनी बार पढ़ा है। लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज को कि एक नेगेटिव चार्ज है वहां पर और इसके ऊपर अब फोर्स लगाना है। तो ये जितनी भी बातें हैं उसको अगर हमको एक्सप्लेन करना हो, उसको हमको जस्टिफाई करना हो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये फील्ड जो है वो स्पेस है। मतलब द बेसिक कॉन्सेप्ट से इसकी जब भी किसी मास को हम स्पेस में रखते हैं तो पहला काम वो यही करता है कि वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। इफ द फर्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटेड इन द entire space surrounding a mass is gravitational field। और अगर किसी भी दूसरे मास को इस फील्ड के अंदर लाएंगे तो फील्ड के कारण उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ये फील्ड जो है ये इनविजिबल होता है, इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी, ग्रेविटेशनल में भी, मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिज्म में भी ये फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है। और अगर इसी फील्ड को हमको मेजर करना हो तो इसको मेजर करने का तरीका है, उसके लिए टर्म डिफाइन किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कितना इंटेंस है ये फील्ड इंटेंसिटी, तो उसको डिफाइन करेंगे। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम लोग सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि it is a space surrounding any mass in which if you place any other mass it is going to experience a force। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को सपोज यू वांट टू डिफाइन कि क्या है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट हम समझना चाहते हैं तो लिखो इट इज अ स्पेस, इट इज ए स्पेस सराउंडिंग एनी मास। अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए लिखना होता तो ये सराउंडिंग एनी चार्ज कर देते, बाकी पूरा का पूरा चीज सेम होने वाला है। ये जो मास है इसी की जगह सिर्फ चार्ज हो जाता है। इट इज द स्पेस सराउंडिंग एनी मास in which if we place any other mass it will experience a force। थियोरेटिकली ये फील्ड इन्फिनिटी तक लॉन्ग करता है, मतलब इन्फिनिटी तक ये लास्ट करता है थियोरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली इसका लिमिटेशन है, बहुत कुछ डिस्टेंस जाने के बाद इसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं इसको। लेकिन थियोरेटिकली इट लाइज टिल इन्फिनिटी। इसको चाहो तो लिख भी लो, मेंशन कर लो। थियोरेटिकली it exists till infinity। और जो लास्ट पॉइंट है कि हमने जैसे ये कैपिटल है मान लो रखा, तो इसके सराउंडिंग का जो स्पेस है उसमें फील्ड क्रिएट होने में कितना टाइम लगता है? तो फील्ड क्रिएट होने में स्पीड ऑफ लाइट से फील्ड क्रिएट होता है। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी इसका भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने देर के बाद उस पर फोर्स लगना शुरू होगा अगर बीच का सेपरेशन उनको दे दिया गया हो। तो पहले तो फील्ड क्रिएट होने में वहां तक कितना टाइम लगेगा, बस इतना हम कैलकुलेट कर लें तो फिर फोर्स की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मेंशन कर लो कि द फील्ड क्रिएटेड विथ स्पीड ऑफ लाइट। फील्ड क्रिएटेड अराउंड अ मास
is with the speed of light. ये हो गया सारा फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बात आती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि अगर कोई भी मास है, पॉइंट मास है, सिंगल मास है, मल्टीपल मास है, और इस तरह से कोई भी मास के कारण और मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। इट इज फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे लिख लो, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फील्ड इंटेंसिटी due to a given mass distribution at a point, ऐसे लिख लो, at a point is the amount of force or amount of gravitational force experienced by a unit mass placed at that point। याद रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, फोर्स के डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट हम लोग करते हैं आई से। जैसे मान लो आई तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स होल डिवाइड बाई एम नॉट। ये एम नॉट हमारा हो गया टेस्ट मास। एम नॉट को हम लोग बोलते हैं टेस्ट मास, और ये एम नॉट बहुत ही छोटा होता है। जैसे मान लो हमने कोई एक मास है बड़ा सा, और इस मास के कारण लेट से यहाँ ये आर डिस्टेंस है, सेंटर से ये डिस्टेंस हमने ले लिया आर। इस आर डिस्टेंस पर इस मास के कारण हमको फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है, कितनी होगी, वैल्यू वाइज बताइए, डायरेक्शन वाइज सब, क्योंकि आई का डायरेक्शन भी हमको देखना पड़ेगा। तो तुम कहोगे कि यहाँ पर एक हम टेस्ट मास प्लेस करेंगे एम नॉट, और इसके ऊपर देखेंगे फोर्स कैसा लग रहा है। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि फोर्स इज गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स कैपिटल एम। ये एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए ऐसा लगेगा। और इस फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये एम नॉट मास के ऊपर है, हमने कहा है यूनिट मास के ऊपर, यानी कि एम नॉट से डिवाइड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आई इज इक्वल टू एफ बाई एम नॉट और टेस्ट मास, और ये हो जाएगा जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में डालना है तो यूनिट वेक्टर हमको डिफाइन करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहीं भी अगर वेक्टर का साइन आ जाए, all we have to do is to simply multiply with a unit vector। अब ये यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करना है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सब चीजें जानते हैं, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा कि ये कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तरीके से ये हमारा तरीका हो गया। कभी कभी कोई किसी किसी बुक में ये सिर्फ इतना नहीं लिखा रहता है, इसके अलावा भी एक और टर्म लिखा रहता है, जैसे लिमिट एम नॉट टेंस टू 0 एफ बाई एम नॉट। इसका
थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट दिस एग्जैक्टली मीन, कोई बता सकता है? वाई दिस एम नॉट टेंस टू जीरो ऐसा लिखा रहता है इंटेंसिटी जब हम डिफाइन करते हैं तो? ये किसी ने देखा है या नहीं देखा ही नहीं? बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, कल तो ठीक ठाक बच्चे थे। श्रावणी, नूरो श्रावणी ने भी कनेक्ट नहीं किया है, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया। बताइए क्यों ये इंट्रोड्यूस किया जाता है? देखो, ये एक थ्योरेटिकल बात है जिसको प्रिसाइज करने के लिए ये चीज किया जाता है। इससे क्या हेल्प मिलता है मैं बता रहा हूँ। हमने कहा है कि कोई भी मास अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, तो मास जितना ज्यादा बड़ा होगा फील्ड उतना ही बड़ा होगा, ऐसा हम एक बता सकते हैं। ऐसा एक, क्योंकि हमने फील्ड के फॉर्मूले में कैपिटल एम का टर्म देखा है, तो ये कैपिटल एम के कारण फील्ड में कैपिटल एम का टर्म है, तो स्मॉल एम जब हम इसकी विसिनिटी में रखते हैं तो ये भी तो एक मास ही है, और ये भी अपने सराउंडिंग में फील्ड तो क्रिएट करेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ जिस मास के बारे में बात करें वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ये तो हर मास के लिए वैलिड है। दैट मीन्स whenever we are going to say that a capital M is going to create a gravitational field, in the same way m naught is also going to create a field around it। और अगर ये मास बड़ा हो गया तो इसके कारण जो फील्ड क्रिएट होगा और जो कैपिटल के कारण क्रिएट होगा, ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगेंगे। तो हमको कहीं पर भी अगर फील्ड की बात करनी होगी तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। एक्चुअली कैपिटल एम के कारण कितना फील्ड बन रहा है ये हमको मिल ही नहीं पाएगा। तो कैपिटल एम के कारण कितना फील्ड बन रहा है, इस बात को समझने के लिए ही यहाँ पर हमने एम नॉट को बहुत छोटा लिया है। तुम कह सकते हो कि सर यूनिट मास है, हम तो ये एम मान लीजिए कैपिटल एम के बराबर का भी मास लें और उससे एम को डिवाइड कर दे तो फोर्स यूनिट मास के कारण हुआ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एम नॉट कितना बड़ा है इससे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होगा, लेकिन थियोरेटिकल एस्पेक्ट में ये चीज हमको मेंशन करना पड़ेगा कि एम नॉट को काफी छोटा मेंटेन करना है। उससे भी डिवाइड करेंगे तो यूनिट मास ही होगा, और बड़ा से भी डिवाइड करेंगे तो यूनिट मास ही होगा। बट थियोरेटिकली वी कैन से कि मास जितना छोटा रहेगा वो कैपिटल एम के फील्ड को उतना ही कम डिस्टर्ब करेगा। तो ये हो गई थियोरेटिकल एस्पेक्ट। हमको दो बातें समझनी है यहां से, कि अगर हमको कभी कभी फोर्स निकालने की बारी आए तो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फैशन, कि force is equals to gravitational field intensity into mass, that is one way, or field intensity I due to a point mass। पॉइंट मास, लाइक ये एक पॉइंट मास है, इसी कारण r डिस्टेंस पर अगर हमसे पूछा जाए कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स द मास, और इसका वैल्यू जो होगा दैट I इज इक्वल टू G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। अगर देखोगे तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही एक तरीके से, अगर और तरीके से बात करेंगे तो ये लगभग वैसा ही टर्म बनता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड I बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स, नाम दोनों का अलग अलग है मतलब, लेकिन फॉर्मूला काम लगभग सेम है। एक और बात कि फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने का क्या फायदा जब हम ऑलरेडी फोर्स निकाल सकते हैं।
हाँ बोलिए। सर जिसका ज्यादा मास होता है उसकी ज्यादा फील्ड होती है क्या? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फील्ड ज्यादा होती है क्या? ऑब्वियस सी बात है। सर पर सबकी फील्ड तो इनफाइनाइट होती है, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किसका? सब मास की फील्ड इनफाइनाइट होती है ना? सब मास की फील्ड इनफिनिट इनफाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। ये तुमने यहाँ पर जो लास्ट टिल टिल एग्जिस्ट टिल इन्फिनिटी, ये टिल मतलब ये डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा हुआ है। मतलब ये एक मास है, यहाँ पर देखो बीच में, जैसे ये कैपिटल एम है, इसके लिए फील्ड कहाँ जाके खत्म हो जाएगा और कहाँ तक लाई करेगा, इसका बात हमने लिखा है कि इन्फिनिटी। फील्ड इन्फिनिट नहीं होगा, गलत बात है। फिर ये क्या लिख रहे हैं हम, GM/r²? ये इन्फिनिटी थोड़े ना है। अब यहां पर तुम r टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, इफ यू सिंपली ये जो एक्सप्रेशन है इसमें लिखोगे इफ r टेंस टू इन्फिनिटी, तो डिनोमिनेटर में टर्म है तो इंटेंसिटी I विल टेंस टू 0, इन्फिनिटी पर जाके ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये तो लास्ट टिल इन्फिनिटी है, वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होता। और डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल है, ये बात तो साफ साफ एक्सप्रेशन में दिख रहा है अपने को। मास जितना बड़ा फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा, मास जितना छोटा फील्ड इंटेंसिटी उतना कम। So gravitational field intensity due to a point mass at a distance r is simply Gm/r²। वेरी सिंपल। और डायरेक्शन भी इसमें काउंट होगा, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूनिट वेक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ वेक्टर नोटेशन से और एरो से काम चला ले रहा हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो हम इस एन वेक्टर को लिखेंगे भी और मल्टीप्लाई भी करेंगे यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से ये हमारा फील्ड का डेफिनेशन है। और एक बात यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है कि फोर्स तो हम निकाल सकते हैं न्यूटन्स लॉ से, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि फोर्स से निकालने से ज्यादा फ्रूटफुल फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है। और इसको मैं बिल्कुल लेमन तरीके से एक एनालॉजी से समझाऊं। मान लो तुम गए हो केला खरीदने। नॉर्मली केला वाला क्या करता है, बोलता है 40 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन। और मान लो तुमको 17 केले खरीदने हैं, लेट्स टाइम, अभी एक एग्जांपल के लिए सोचो, 17 केले खरीदने हैं या 7 केले खरीदने हैं या इस तरह से 11 केले खरीदने हैं। अगर वो कहेगा कि 60 रुपए दर्जन या 40 रुपए दर्जन, ये ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा कि कितना पैसा लगेगा 17 केले खरीदने में, या फिर बोल दे कि एक केले का 5 रुपए दाम है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक केले का अगर 5 रुपया है तो 11 केले का 55 रुपया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन वही अगर बोले कि एक दर्जन का 40 रुपया है, तो पहले तुम 40 को 12 से डिवाइड करके एक केले का प्राइस निकालोगे, फिर 11 या जो भी 17 या जो भी नंबर तुम खरीदना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये काम हमारा एक्चुअली ज्यादा हो गया। कैलकुलेट ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो फोर्स का जो भी बात है ना, वो भी लगभग सिमिलर टाइप से है। अगर हमको यूनिट मास के ऊपर फोर्स निकल जाएगा, तो हम अगर मान लो 10 kg वहां रख देंगे तो 10 kg के ऊपर ही फोर्स निकल जाएगा बाई सिंपली मल्टीप्लाइंग 10। जो भी फील्ड इंटेंसिटी उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 kg पर फोर्स हो जाएगा। अगर वहां पर 20 kg रख दिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो तो यूनिट मास का फोर्स है। अगर वहां पर 1 kg रखा होता तो क्या फोर्स लगता है, ये तो वही वैल्यू है। तो फील्ड इंटेंसिटी हमको ज्यादा अच्छा वर्क करेगा फोर्स निकालने के लिए। इसीलिए पहले तो हम लोग फोर्स निकालते हैं 3 4 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, बाकी जगह हर कोशिश करते हैं कि हमको फील्ड पता चल जाए, ताकि कभी भी फोर्स निकालना हो तो वी कैन इजिली कैलकुलेट। अब मान लेते हैं एक पॉइंट मास के कारण हमारा फील्ड इंटेंसिटी हो गया कुछ Gm/r² इन दिस फैशन। उसी तरह से अगर मल्टीपल मास सिस्टम हो, फॉर अ मल्टीपल मास सिस्टम,
we use superposition principle. We use superposition principle to find the net field intensity at any point. जैसे एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, फिर पर्टिकुलर एग्जांपल से बात करेंगे। जैसे ये हमारे 4 मासेस हैं स्पेस में जैसे जैसे प्लेस किए गए हैं, और हमसे पूछा गया कि एक 5वां मास है यहाँ पर, इसका मास ले लेते हैं m0 या स्मॉल m। इनके सारे वैल्यूज ले लो m1, m2, m3 एंड m4। और जैसा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पहले भी हमने कहा था कि अगर किसी एक पर मास और फोर्स निकालो, लाइक हम m पर फोर्स निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन स्मॉल m। तो एक तो तरीका है कि इंडिविजुअली सबके कारण फोर्स निकाल के वेक्टर सम ले लो। जो दूसरा, चूंकि अब फील्ड हमने डिफाइन कर दिया है, तो रादर देन कि हम m पर पहले फोर्स निकाले, हम m जहां पर रखा हुआ है उस पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी चारों के कारण क्या है वो निकाल लेंगे। लाइक इफ यू सी m1 के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये हमारा I1 हो जाएगा लाइक दिस। सिमिलरली m2 के लिए ये I2 हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी I3 हो जाएगा, और 4 के लिए ये I4 हो जाएगा। और ये सब वेक्टर से याद रखना, कोई भी स्केलर नहीं लेना है, सब वेक्टर से। अब नेट फील्ड I is equals to simply I1 plus I2 plus I3 and so on। इस तरह से सबको ऐड कर देंगे। और जैसे पिछली बार भी कहा था कि दूसरे के मास प्रेजेंट होने से किसी एक मास के कारण फील्ड इंटेंसिटी डिफर नहीं करेगा। लाइक ये जो इंडिविजुअल I1, I2, I3, I4 है, ये gm/r² वही वैल्यू लेंगे जो नॉर्मल एक पॉइंट मास r डिस्टेंस पर वैल्यू लेता है। हो सकता है कभी ये सब ऐड होकर 0 भी हो जाए, पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है जो नेट फील्ड आ जाए, जो भी हमारा नेट फील्ड आएगा, अगर फोर्स निकालना है F, तो F on small m is nothing but equals to field intensity into m। अगर वहां पर m को हटा के m डैश रखेंगे तो m डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए। तो ये हमारा काम आसान कर देता है। और बहुत सारे पॉइंट मास हो या अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको फील्ड इंटेंसिटी इवेल्युएट करके याद रखना पड़ता है। अब जैसे हमने कुछ फिगर्स जो पहले ऑलरेडी पढ़े हैं उनके बारे में एक बार सोचे। जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर मासेस प्लेस्ड है, ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ है। अगर हमसे पूछे कि इसका जो सेंटर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर प्लेस्ड है, साइड लेंथ हम चाहे तो ले सकते हैं L, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझो। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। यहाँ पर I का वैल्यू क्या होगा। दूसरे तरीके से इसको पूछना हो तो यहाँ सेंटर पर, जैसे मान लो इसके तीनों के मास हमने सेम कर दिए, और चौथा एक मास कैपिटल M जो इसके सेंटर पर है वो रख दिया। अब ये कैपिटल M के ऊपर क्या फोर्स लगेगा बाकी तीनों के कारण, नेट फोर्स, वो आपको निकालना है। यही काम स्क्वायर के लिए भी दिया जा सकता है। तो डायरेक्ट फोर्स निकालने से ज्यादा अच्छा है कि पहले फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सोच लें। जैसे ऊपर वाला जो मास है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगा, इस M के कारण इस तरफ होगा, और इस M के कारण इस तरीके से। और संयोग से देखो कि दोनों और तीनों मासेस रादर सेम डिस्टेंस पर है, मतलब व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी दैट इज gm/r²,
तो सबके लिए मास सेम है और सबका डिस्टेंस भी सेम है, तो सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। और ये जो 3 वेक्टर्स बने हैं, ये तीनों इक्वल वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड वाइज, और हमको पता है कि ये इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है। तो इनके बीच का एंगल हो रहा है 120 डिग्री। सी, तीनों वेक्टर्स आई वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल 120, 120 और 120, यानी कि 3 वेक्टर्स अगर इस तरह से सेट करें तो हमको पता है कि आई नेट जो है वो 0 हो जाता है, मतलब टोटल जिसका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। और जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा? यानी कि अगर हम वहां पर कैपिटल एम की जगह टू कैपिटल एम, 3 कैपिटल एम, स्मॉल एम, एम डैश कुछ भी रख दें, आई मीन द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0। तो एफ नेट एट दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी 0। इस तरीके से फील्ड हमने अगर निकाल लिया तो फोर्स निकालना बहुत ही सिंपल सा बात हो जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक पेंटागन है हमारे पास, पेंटागन टू द स्केल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा। ये हमारा एक तरीके से पेंटागन है, ये रेगुलर पेंटागन है, और इसके चारों कॉर्नर पर, और अगर 5वें कॉर्नर में एक कॉर्नर को छोड़ दिया जाए, इस तरह से ये रेगुलर पॉलीगन है, इसमें एक जगह ये मास हटा दिया गया, सिर्फ 4 ही मास दिया गया है, एक कॉर्नर को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया। लेट्स अज्यूम दिस वन इज लाइक केप्ट ब्रैकेट, और इसका जो सेंटर हो सकता है, दिस इज अ रेगुलर पेंटागन, इसका जो सेंटर है, सेंटर से इंडिविजुअल मासेस का डिस्टेंस ये गिवन है, साइड लेंथ नहीं किया हुआ। A is the separation between center and any of the corners. What is A? ये मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। A is the separation between center and any one corner. तो अगर हमने कोई भी मास को सेंटर पर रखा, लेट्स से कैपिटल में, ये चारों मास में लिख लेता हूँ स्मॉल है, और ये यहाँ पर एक मास हमने रखा, लेट्स से दैट इज कैपिटल है। फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल एम, ऐसा क्वेश्चन आ गया, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल एम। पहले तुम लोग इसको ट्राई करो और फिर इस पर बात होगी। 2 मिनट लो। हाँ बलार बताइए, कर लिया आपने? हाँ गुड। आज आपका भी हो गया? यस हाँ। बढ़िया। मेरे को कल रात में एक बच्ची का मैसेज आया था कि सर हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, इतिका ने मैसेज किया था, और इसके बाद और किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि वो क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा। और देखो अभी लगभग 50 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए हुए, सारे बच्चे ऐसा लग रहा है सो रहे हैं।
इस तरह से क्लास मिस करने से कैसे चलेगा। अब ये एक रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये बात बच्चे जानते हैं। कभी कभी लगता है कि टेक्नोलॉजी के कारण बच्चे और ज्यादा आलसी हो गए हैं। अब उनको पता है कि रिकॉर्डिंग तो है ही अवेलेबल, तो चलो नई भी क्लास अटेंड करेंगे तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और ऐसे फिर इतना ज्यादा उनका क्लास का रिकॉर्डिंग पाइल अप हो जाता है कि फिर वो ना देख पाते हैं ना सीख पाते हैं। इसलिए लाइव क्लासेस का एक अलग ही बात होता है। अगर ये लेक्चर में रिकॉर्ड करके और पोस्ट कर दो यूट्यूब पर और बोलेंगे और तुमसे कहूँ कि तुम देख लो, तो हमने रिकॉर्ड करके उसका वीडियो डाल दिया है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एज इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव देन दिस क्लास। यस, लाइव में हम पूछ रहे हैं, तुम आंसर कर रहे हो, हमने कुछ और पूछा, तुमने रिस्पॉन्स किया। ये क्या करता है, ये चीजों को एक्टिव करता है। और अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो तुम देखते हो तो ये पैसिव हो जाता है, साथ साथ जो भी काम करना है वो कोई नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ सुन रहा होता है। अगर मान लो हमने की क्वेश्चन दिया तो तुम इसको आगे बढ़ा के सीधे सोल्यूशन देखोगे, ना कि तुम अच्छा सर ने क्वेश्चन दिया तो अब करना शुरू करोगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ बैकअप के लिए है कि अगर कभी किसी का छूट गया, कभी किसी का ऐसा हो गया कि क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो फिर वो उसके पास एक बैकअप है कि भाई कहीं ना कहीं तो वो लेक्चर रिकॉर्डेड है। बट अब क्या होता है कि इसको बच्चे दूसरे तरीके से नाजायज फायदा उठाने लगते हैं। मतलब आज कोई वजह नहीं है क्लास नहीं अटेंड करने की, इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। अब बताइए आद्या, कैसे क्या है आंसर, पहले तो यही बताना है, व्हाट विल बी योर आंसर। सर कैपिटल M into कैपिटल एम इंटू √2g small m square √2g स्मॉल m स्क्वायर, ऐसा by a square। बाई ए स्क्वायर। और सर फिर ब्रैकेट में √1 plus cos 162। 1 प्लस कॉस 160 डिग्री, पेंटागन ही बनाया ना बच्चे आप। 162 162। सर वो सर 90 plus 72। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बोला और आपका सर आंसर। उसका √1 plus अच्छा cos ये 162। अच्छा ये पूरा अंडर रूट के अंदर जाएगा, ठीक है। बोला और आपका आंसर क्या है। सर मेरा GMM/A² है। GMM/A²। ओके, आफिया आप बताएं। सर मेरा आंसर आई कैप और जे कैप के टर्म्स में तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। देखो इस क्वेश्चन को पहले तो समझना पड़ेगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने से हमको काम बहुत जल्दी भी होगा और सिंपल भी होगा। आद्या ने इससे पूरा मैथमेटिक्स का अपना जितना नॉलेज है सब घुसेड़ दिया, लेकिन फिर भी अगर मैं सारी चीजों को इग्नोर कर दूं, ठीक है बच्चे ने काम किया, लेकिन इस बात को मैं नहीं इग्नोर कर पा रहा कि m इंटू एम स्क्वायर का टर्म कैसे आ गया, क्योंकि कभी भी हमारा m इंटू एम का टर्म आना चाहिए। सर वो m स्क्वायर नहीं है, वो सिंगल m। चलो ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन को एक तो तरीका ये है कि तुम इंडिविजुअली सब मासेस, जितने भी मासेस पड़े हैं, ये एक मास है, ये एक मास है, ये एक मास है, ऐसे 4 मासेस है, सबके करंट फोर्सेस निकाल लो और संयोग देखो कि सबके फोर्स सेम है, सबके फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, लेकिन पेंटागन होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है ये हमारा 72 डिग्री, ये 72 नहीं कोई और एंगल होगा, मतलब 90 माइनस 72, 180 माइनस 72 डिवाइड बाई हाफ बाई 2, ऐसा करके ये एंगल जो है दैट इज नॉट वेरी कॉमन एंगल। अगर ये हेक्सागन होता तो थोड़ा अच्छा एंगल हो सकता था, स्क्वायर होता तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता। मतलब मैं अगर तुमसे प्रिसाइज होकर कहूँ तो ये एंगल जो होता है ये होता है 72 डिग्री।
तो अगर अगर ये ऐसे कॉर्नर और ऐसे कॉर्नर से अगर ज्वाइन कर दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि ये एंगल कितना होगा, तो ये कंप्लीट एंगल 108 होता है, ये कंप्लीट एंगल 108 होता है, तो 108 का हाफ ऑफ करके फिर वो 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। और मुझे जो लगता है कि 72 ही होगा, यस 72 डिग्री होगा। तो 72 डिग्री पर अगर दो इक्वल वेक्टर्स लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, और कितना होगा ये कैलकुलेट करना एक टीडियस जॉब है। और फिर चारों वेक्टर्स को ऐड करना, अगेन दो दो करके भी लोगे तो दिक्कत आएगा, जबकि इसका बहुत सुंदर ऑल्टरनेटिव है। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है, ध्यान से उसको सुनो। अभी हमने एक देखा एक रेगुलर फिगर के बारे में, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर मास एम प्लेस्ड है, और हमने देखा कि सिमेट्री से बोलो या डायरेक्ट वेक्टर के एक्सप्रेशन से बोलो कि फील्ड नेट जो है वो सेंटर पर 0 हो रहा है, तो कोई भी मास रखेंगे तो फोर्स 0 होगा। तो क्या ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए है या स्क्वायर के लिए भी ये बात कह सकते थे? तो स्क्वायर के लिए भी तुम देखोगे तो ये बात कह सकते हैं। वहां भी मैथमेटिकली इस बात को प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जो सेंटर है वहां पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वहां पर 4 होंगे, यहाँ पर 5 है। सिमिलर फैशन में अगर पांचों कॉर्नर पर मास होते तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। हेक्सागन होता तो अगर 6 कॉर्नर पर इक्वल मास होंगे तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये एक जनरल स्टेटमेंट भी हम बना सकते हैं कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसके सारे कॉर्नर पर इक्वल मासेस हमने रख दिए तो सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इसमें ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है, एंड सबके लिए प्रूफ करने का भी जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली रियलाइज दिस बाय 2 और 3 एग्जांपल्स, जिसको हम मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। सिर्फ उसको कंसिडर करके वी कैन से कि हाँ ये बात सही है। और अगर ये बात हमने पकड़ लिया तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। मतलब मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूँ। इन अ रेगुलर पॉलीगन, और ये किसी पॉलीगन के लिए नहीं, रेगुलर पॉलीगन के लिए बात होगा। in a regular polygon, if equal masses are placed at every corner, then net field at its center is equals to 0। और कैसे ये क्वेश्चन को हेल्प करने वाला है, ध्यान से समझो। जैसे हम पेंटागन का केस, जानबूझ के हमने पेंटागन का केस लिया, पता है? ऐसे तो हम हेक्सागन का भी केस दे सकते थे, या ऐसा भी एक डायग्राम दे सकते थे, स्क्वायर भी दे सकते थे, लेकिन जानबूझ के ये क्वेश्चन पेंटागन के लिए दिया जाता है क्योंकि इसके लिए एंगल जो है वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और बच्चे इसमें उलझ जाता है। मेरे जो 4 मासेस गिवन है, इफ यू सी दिस 4 मासेस आर गिवन, इसके कारण जो सेंटर पर मास है उस पर कैसा फोर्स लगेगा वी डोंट नो येट। लेट्स से दैट फोर्स ड्यू टू दिस 4 masses इज F1। मतलब मैं ऐसा लिखूं कि फोर्स ड्यू टू 4 masses जो ऑलरेडी पहले से प्लेस्ड हैं उनको हमने F1 वेक्टर से डिनोट किया, लेट्स F1। और ये जो पांचवा मास जिसको रखा ही नहीं हमने, ये मिसिंग है। अगर ये होता, लेट्स अज्यूम दिस कि अगर ये पांचवा मास हम डाल देते तो इसके कारण उस पॉइंट पर जो फोर्स होता है वो F2 होता है। इफ द फिफ्थ मास would be there, then force due to this will be equal to, let's say, F2।
यही बात फील्ड इंटेंसिटी के लिए बोल सकते हैं कि चारों के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है वो I1, और जो पांचवा जो नहीं है अगर वो रहता तो उसके कारण I2। लेकिन ये बात तय है कि सारे अगर होंगे तो सबका सम 0 हो जाएगा। 4 का तो सम F1 है ही, पांचवा अगर हमने ऐड कर दिया जो लास्ट एक मास है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि F1 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस F2। और F2 क्या है? ये फिफ्थ मास के कारण फोर्स है, और वो हमको पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि कोई और मास इसका लेने देना नहीं है। अगर ये मास हमारा है M और ये हमारा है कैपिटल M, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा वो इसी की तरफ होगा, एंड दैट कैन इजीली कैलकुलेट। ये हमारा F2, ये हमारा G कैपिटल M स्मॉल m बाई a स्क्वायर। अगर फील्ड इंटेंसिटी की बात कर लें उस पॉइंट पर, सो I2 कैन बी रिटन एज सिंपली G m बाई a स्क्वायर। ये पांचवें मास के कारण उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी कि बाकियों के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा या जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट हो रहा है। तभी तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 बोलने का मतलब है कि जो रिमेनिंग मास मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं, एंड दैट फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस फैशन एंड मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम। ये हमारा हो जाएगा F1। तो F1 और F2 ऐड होकर 0 हो रहे हैं। मतलब कहने का है कि F1 का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकालना हो तो जो एक पांचवा मास हमने नहीं रखा है वो जो फोर्स लगाएगा, बाकी मास मिलके उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। वी कैन डायरेक्टली से दिस, और डायरेक्टली F1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज F2 के बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज इसके अपोजिट हो जाएगा। हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, फाइंड द नेट फोर्स ऑन M, तो डायरेक्टली GMM बाई a स्क्वायर, ये बिल्कुल सही आंसर है। हमको इसमें कहीं भी कोई रिजल्टेंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। फील्ड इंटेंसिटी का बात भी होता तो हम बोल सकते थे कि नेट फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख लो, नेट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फोर masses is equals to Gm by a square only। अगर डायरेक्शन की बात होगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज जीएम बाई ए स्क्वायर ही है, क्योंकि पांचवा मास के कारण जितना फील्ड बनेगा रिमेनिंग के कारण उतना ही फील्ड बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हमने किस तरीके से यूज किया? हाँ बोलिए। सर रिजल्टेंट निकाल के क्यों नहीं आंसर मैच हो रहा है? रिजल्टेंट निकाल के आंसर मैच होगा क्यों नहीं, लेकिन ये रिजल्टेंट निकालेगा कौन? अच्छा ओके, ठीक है सर। नहीं सर, वो मुझे पहले लगा था कि ऐसे करेंगे, फिर मुझे लगा इतना इजी क्यों है, तो फिर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। तुम चीजों को कॉम्प्लेक्स करने में ही इंटरेस्टेड रहते हो हमेशा। सिंपल तरीके से कितनी बार हमने कहा है, चीजों को सोचना सही रहता है। अब देखो यहां पर हमने एक मास को मिस किया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो मास भी हटाए जा सकते थे। मेरा बात क्या है वो समझ लो, ध्यान से सुनने का कोशिश करो। अब जैसे पेंटागन का एग्जांपल कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ये बात तो हर रेगुलर पॉलीगन के लिए हो रही है। जैसे मान लो हेक्सागन की बात है, और हेक्सागन में जो 6 कॉर्नर है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया कि 2 कॉर्नर को मिस कर दिया। लेट्स से एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, ये जो है मिसिंग है, और बाकी सारे पर मास रख दिए गए हैं, 1 2 3 4, और एक मास जो यहाँ पर होना चाहिए था, एक मास जो यहाँ पर होना चाहिए, ये दोनों मिसिंग है। और अब तुमसे पूछा जाए कि नेट फोर्स या नेट फील्ड सेंटर पर क्या होगा, ऐसा, तो इंडिविजुअली जैसे यहाँ पर चीजें आसान है क्योंकि सबका डिस्टेंस तो a है ही, लेकिन मासेस डायरेक्टली अपोजिट है। यहाँ पर पेंटागन का प्रॉब्लम ये है
कि ये दोनों मासेस के कारण जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। जैसे मान लो ये मास को और ये मास को देखो, दे आर नॉट इन द सेम लाइन, और वो सेंटर ऑफ जो है उस लाइन में नहीं होगा। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो सेंटर उस लाइन में नहीं होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाता है टू कॉम्प्रीहेंड सिमेट, मतलब लेकिन लॉजिकली इसमें भी सारे रेगुलर पॉलीगन के लिए जो वैलिड है वो इसके लिए वैलिड है। अब यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये जो मास है, चूंकि ये मास सेम है, इसका फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इधर और इसका फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इधर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर इसके कारण ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये बहुत आसान है, जैसे ये आई है और ये आई है, तो इसके रिजल्टेंट को निकालना √3 टाइम्स आई, ये बहुत आसान है और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हेक्सागन में ये चीज करना काफी सिंपल है, इंडिविजुअली सबका भी रिजल्ट निकालोगे तो वो सिंपल है। लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें भी हम तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगर ये दोनों मास होते, ये जो दोनों मास हमने नहीं डाले हैं, अगर ये होते तो फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। यानी कि इन दो के कारण जो भी फील्ड इंटेंसिटी होगी, इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी होगी, बाकियों के कारण भी फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली उतनी ही होगी, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगी, तभी तो 0 होगा। तो दो के कारण हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और एंगल का भी 60 डिग्री अपने को पता है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा रिजल्टेंट का फील्ड इंटेंसिटी होगा और इसी का अपोजिट डायरेक्शन में बाकी चार के कारण होगा, तभी ये एक दूसरे को नलिफाई करेंगे तो सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम बहुत आसानी से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, अगर हमको फोर्स निकालना हो तो पहले फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो फिर फोर्स निकाल लो, तो और आसान है, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकल जाएगा। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? कहीं पर कंफ्यूजन है? अब अगर हम पॉइंट मास से बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बात आती है, जैसे रॉड है, रिंग है, स्फीयर है, हॉलो, सॉलिड, इनके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे अर्थ हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी किसी पॉइंट पर, इस तरह का बात। तो मतलब फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस मासेस, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस मासेस। देखो ये एक अच्छा खासा पार्ट होता है, मैं इस बात पर तुम लोग को रोकना चाहूंगा कि ये जो सेक्शन है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस मास में क्या क्या है, तो कंटिन्यूअस मास में आ सकता है रिंग, डिस्क, रॉड, हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, इस तरह से ये और भी मासेस हो सकते हैं। और ये सब में इंटीग्रेशन आता है। अगर सबको हम कैलकुलेट करना चाहें तो बेसिक से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सब में हमारा इंटीग्रेशन आता है और इंटीग्रेट कर करके हम रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में एक आध डेरिवेशन तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, लेकिन मैं पहली बार में तुम लोग से कहूंगा कि तुम लोग ये जो डेरिवेशंस है इनको इग्नोर कर दो, डोंट डू दैट। कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो करो, मैं तुमको बता भी दूंगा कैसे हो रहा है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि इसको डिराइव करने में जो इंटीग्रेशन वगैरह आ जाता है, तो बच्चे उस इंटीग्रेशन वगैरह को इतना ज्यादा डिफिकल्ट और उसका एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और इससे तो प्रॉब्लम्स होगा नहीं,
तो क्या है कि जो डेरिवेशन की जो डिफिकल्टी है वो न्यूमेरिकल में भी दिखने लगती है, जबकि डेरिवेशन का न्यूमेरिकल के साथ कोई खास लेना देना मेडिकल में तो नहीं है। इंजीनियरिंग में भी कुछ वेरिएशंस डाल देते हैं तो हो सकता है कि वहां पर अपना काम हो जाए, लेकिन मेडिकल में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन को रखते हैं और उसमें डेरिवेशन हमने अगर नहीं भी किया, दैट ऑल्सो गोइंग टू वर्क। रिंग है, डिस्क है। रिंग का तो बहुत ही सिंपल है, मतलब रिंग, इसके बारे में तो तुम बोल सकते हो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड। रिंग इज, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पर अगर फील्ड निकालना हो तो वो जीरो होता है। ये भी कुछ देर पहले का डिस्कशन है, ये हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है। इन रेगुलर पॉलीगन इफ इक्वल masses are placed at every curve, then net field at center is zero। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग का, तो ये बात हम कह सकते हैं, और रिंग के सेंटर पर फील्ड जीरो हो जाएगा। तो कुछ बातें ऑब्वियस हैं, लेकिन डिस्क में, रिंग में एक हमारा होता है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये हमारा एक रिंग है और ये उसका एक्सिस होता है जो उसके सेंटर से पास करे लाइन और उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये रिंग भी हो सकता है और डिस्क भी हो सकता है, दोनों ये हो सकते हैं। अब सेंटर पर हमको पता है कि फील्ड जीरो होगा, नो डाउट। लेकिन अगर हमने कोई पॉइंट यहां ले लिया, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, लेट्स से पी, एक्सियल पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट पर तो फील्ड जीरो नहीं होगा, और कायदे से अगर यहाँ पर कोई मास रखा जाए तो इसमें फोर्स हमारा इधर लगेगा, तो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को इधर ले लेते तो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता। तो एट ए डिस्टेंस x बोलो या एट ए डिस्टेंस r बोलो, अगर फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो वो नॉन जीरो होगा, वी कैन इजिली से। और इसका वैल्यू क्या होगा, डेरिवेशन कैसे होगा? तो मैंने कहा ना कि पहले मैं डेरिवेशन को इग्नोर करूंगा, पहले तुम लोग रिजल्ट्स को एक बार मगअप कर लो, एक बार उसको ध्यान में बैठा लो। फिर अगर लगेगा कि तुम लोग उस मतलब मेंटल स्टेट में आ गए कि तुमको डेरिवेशंस डाइजेस्ट हो जाएगा, तो डेरिवेशंस ही बता देंगे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में डेरिवेशन को तुम लोग हाथ मत लगाओ, क्योंकि ये चैप्टर फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, और जबरदस्ती इस चैप्टर को लंबा खींचना समझदारी नहीं है। क्वेश्चन का जहां जहां दायरा है हम वहां वहां तक चीजों को रखेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलरेडी है क्लास 12 में, और वो काफी डिटेल वर्जन है उसका, तो वहां तो पढ़ना ही है। तो अगर यहाँ नहीं भी हो पाए तो वहां हो जाएगा वो सारे डेरिवेशंस। तो मैं इन सबके रिजल्ट्स आपको देता हूँ। जैसे रिंग इंपॉर्टेंट है, रॉड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉलो और सॉलिड इज वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने भी हमारे पास सॉलिड फिगर हैं, डिस्क, रॉड, कोन, सबके कारण हम सोच सकते हैं, लेकिन ये दोनों का सबसे ज्यादा काम आता है, रिंग का और होलो एंड सॉलिड स्फीयर का। तो मैं बात करता हूँ फील्ड इंटेंसिटी आई ड्यू टू अ रिंग। यहाँ पर मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। I due to a ring, mass capital M, radius capital at its axial point। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये आता है G कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 मैग्नीट्यूड है। और ये M इंटू एक्स है, ये थोड़ा अच्छे से लिख लो। एंड x इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और r या x जो भी है, x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
चेक करने के लिए यू कैन सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0 एंड विल सी कि पूरा का पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है, और इसका ग्राफ, क्योंकि तुम लोग में ग्राफ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सीधे ग्राफ ही दे देगा कि ये कौन सा फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ होगा रिंग के लिए। तो जैसे मैं डेरिवेशन बताता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उसी में इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि फिर ग्राफ में इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने डेरिवेशन इग्नोर किए। याद रखना डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, हम लोग के लेवल पर है, लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लो। डेरिवेशन तो खैर हो ही जाएगा। अब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करने दिया जाता है। इसके भी ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ होते हैं। एक तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये जो GMX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 ऐसा दिया गया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर इसके डायरेक्शन को भी काउंट किया जा सकता है। जैसे ये रिंग है, और रिंग में फील्ड इंटेंसिटी इफ यू सी टुवर्ड्स पी, मतलब एट पॉइंट पी, इसका जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, और क्यू पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट। ये दोनों डायरेक्शन को अगर हम साइन में रिप्रेजेंट करें तो टुवर्ड्स राइट वाले को पॉजिटिव लेते हैं और टुवर्ड्स लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव लेते हैं। तो जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये उस रिंग का सेंटर भी बोल सकते हैं इसको, 0,0, ये हमारा उस रिंग का सेंटर है जहां पर प्लेस्ड है। इस तरफ I और इस तरफ हम मान सकते हैं X। जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ऐसा। अब सही बात तो हम बोले तो अगर ये फॉर्मूला, अगर तुम इसका ग्राफ पहले से नहीं जानते रहोगे तो तुम प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स के बच्चे इस तरह का ग्राफ प्रेडिक्ट करने में उनको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम तो खैर मेडिकल के हैं, तो हम लोग ग्राफ को याद रखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखेंगे। जैसे तुम देख रहे हो कि ये सेंटर पर 0 हो रहा है, होना भी चाहिए, रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होता है। लेफ्ट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो फील्ड ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया है, यानी पॉजिटिव है। यू कैन सी ओ के लेफ्ट में जाओगे तो फील्ड पॉजिटिव हो जा रहा है, ओ के राइट में जाओगे तो फील्ड नेगेटिव हो जा रहा है। इसलिए हम सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनाए। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ है इसका मिरर इमेज लोगे तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। एक और पॉइंट है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है, for what value of r this value is going to be maximum। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये I है, so for what value of x I will be maximum, और दूसरा also find the I max। also find I max। यानी कि x को जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है। तो क्या कोई ऐसा वैल्यू होगा जहां पर फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम हो? तो ग्राफ में भी ये बात दिख रही है हमको। ये जो x है, जो हमने डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाया है, ये हमारा I max है एक तरीके से। दिस इज योर I max वैल्यू वाइज, और ये दोनों लगभग बराबर होंगे, इधर भी ये हमारा I max है। तो ये I max किस वैल्यू के लिए होगा, x का वहां पर वैल्यू क्या होगा, और उस x को अगर इस एक्सप्रेशन में डाल दें तो I max का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों हमको निकालने हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
बताइए हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक्सप्रेशन है, वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड इंटेंसिटी। सर इसका मैक्सिमम निकाल लेंगे। डेफिनेटली इसमें मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमने मैक्सिमम मिनिमा की बात की है, तो जो बेसिक अप्रोच है मैक्सिमम मिनिमा का कि डी आई बाई डी एक्स निकालो, जीरो से इक्वेट करो, एक्स के लिए सॉल्व करो और फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करो। वैसे तुमको सिर्फ डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना और एक्स का वैल्यू निकालना, एक ही वैल्यू आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्चुअली दो वैल्यू आएंगे, दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। और ये जो फंक्शन है, इफ यू सी, मतलब तुमको एक्चुअल डिफरेंशिएशन करने में जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा x डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और ये कोई नया फंक्शन नहीं है जिसका तुम मैक्सिमम में निकाल रहे हो। अगर तुम इसको थोड़ा रिकॉल करो तो बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का जो चौथा, अच्छा ये बहुत सारा मैकेनिक्स डिस्कस हुआ था इसमें, हाँ शायद यहाँ पर होगा। सी, ये हम लोग ने, ये उस समय की बात है जब हमने मैक्सिमम मिनिमम आपको बताया था। देखो चांसेस है कि हमने इसमें आपका डिफरेंशिएशन, इसमें वो फंक्शन शायद लिया होगा। कहीं ना कहीं वो फंक्शन जरूर लिया होगा। देखना डिफरेंशिएशन में हमने वो जरूर फंक्शन आपको कराया होगा। नहीं तो आप यू कैन ट्राई, कोई ऐसा नहीं है बड़ा बात कि हम नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे दूं, क्योंकि ये डिवीजन में होता है तो थोड़ा सा बच्चों को ये तकलीफ देता है। इसको हम चाहें तो एफ एक्स को, ये जो एफ एक्स आने वाला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। नाउ दिस विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट करना मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी रहता है। तो तुम डिवीजन वाला मेथड लगा दो डायरेक्टली, या फिर मल्टीप्लिकेशन के तरीके से सॉल्व कर लो, जो भी करना है कर लो, और उसके बाद इक्वेट कर दो जीरो के बराबर। इक्वेट करने से तो काम और आसान हो जाता है। इसका छोटा सा कैलकुलेशन में यहां पर कर रहा हूं, देखो dy by dx of g capital M x upon r square plus x square whole to the power 3/2, ये निकालना है और इसको इक्वेट करना है जीरो के बराबर। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको निकाल लीजिए, जैसे gm, और ये dy by dx of x डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और ये gm, ये उधर जाके ये जीरो हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, वेट हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये पूरा होल टू द पावर 3/2 नहीं है बच्चे, नीचे सिर्फ है ना, ये सिर्फ 3/2 है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dy by dx of x minus x into dy by dx of r square plus x square whole to the power 3/2 whole divided by r square plus x square whole to the power 3/2 का whole square and that is equals to 0। अब ये भी चला जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आंसर भी तुम लोग को लिख देता हूँ, लेकिन तुम लोग को ये अप्रोच तो करनी ही पड़ेगी। सारा कुछ मैं करूंगा तो फिर वो भी सही नहीं होगा। इसका आंसर आता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। दैट मीन्स ये जो ग्राफ आया है इसके वैल्यूज अगर हमको चाहिए हो कि कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा -r/√2
और ये हो जाएगा प्लस r/√2। इतने डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? सिंपली पुट x इज इक्वल टू r/√2 इज द गिवन एक्सप्रेशन। ये भी हमने तुम लोगों को करवाया था इंडिया से, जब करवाया था तो ये एक्सप्रेशन देके बोला था कि इसमें r/√2 वैल्यू पुट करो, तो ये भी कराया हुआ। इफ यू सर्च यू विल गेट, और एल्स सिंपली डू, फिर से एक बार कर लो इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसको ट्राई कर लेना। और आज हम लोग ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग यहीं तक बात करी है। कल हम लोग हॉलो सॉलिड स्फीयर, उनके ग्राफ और उससे आगे की बातें करेंगे। तो कल तो वैसे क्लास है नहीं, कल टेस्ट है, और टेस्ट पेपर कल पूरे दिन ओपन रहेगा। आपको जब इच्छा हो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसकी डाउट सेशन वगैरह भी दीपावली की छुट्टी के आसपास हमने काफी सारा डाउट सेशन भी लगाया था, इसलिए वो पेपर डायरेक्टली अब आप लोग दे दो। और उसके डाउट्स में कल इवनिंग में देखता हूँ, नहीं तो परसों क्लास में डिस्कस कर दूंगा। That's all for today. Anyone have anything to ask? कुछ पूछना है आप लोग को? ओके, चलिए, थैंक यू।